चलिए सर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में। किसके बारे में बेटा? रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब बेटा आप सभी के माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है और जो आज पढ़ने वाले हैं उसमें क्या डिफरेंस है। अभी तक कौन सा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब कौन से रेट के बारे में पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है या सेम है? बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों का निकालने का तरीका तो एक ही है, पर कभी कभी अलग भी हो जाता है। कहने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कुछ कंडीशन में सेम होते हैं और कुछ कंडीशन में अलग अलग होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। बेटा एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप ये समझ लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आए या ना आए, पर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब एक बात बताइए, अभी तक हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा? रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे डिटरमाइन करते हैं? अगर हमें कोई रिएक्शन दी गई हो तो उसमें हम कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ले लो अपॉन चेंज इन टाइम। आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो। कोई डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं है। दूसरी बात, हम लोगों ने बेटा अभी तक ये भी जाना कि रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? दो, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। और उन दोनों को कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये भी हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग को सिर्फ एक ही टॉपिक पर फोकस करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा है, अभी तक आपने इस चैप्टर में जितना भी कुछ पढ़ा है उन सब का यूज करेंगे हम लोग इसमें। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो आपके माइंड में आना चाहिए। सर हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप ही बता दो। देखो बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इनमें भी कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है बेटा। जो अपीयरेंस वर्ड है ये प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोडक्ट के लिए। और जो डिसअपीयरेंस वर्ड है बेटा वो यूज किया जाता है रिएक्टेंट के लिए। आप सभी को पता है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो डिसअपीयर होता है, गायब होता है। और रिएक्टेंट क्या होता है? अपीयर होता है, बनता है। क्लियर है? बहुत ध्यान से। डिसअपीयरेंस किसके लिए यूज किया जाता है? रिएक्टेंट के लिए। और अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए। एक क्वेश्चन और आना चाहिए, क्या सर इसको छोड़ के भी कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं रिएक्टेंट के लिए? बिल्कुल, कंजप्शन। रेट ऑफ कंजप्शन भी पूछ दें तो उसका मतलब भी क्या है? सेम ही होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस पूछें या रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ दें, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ दें, इन तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग सीखते हैं कि सर ये कैसे डिटरमाइन करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही ध्यान से। रेट ऑफ बेटा क्या? डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्लियर बेटा? ठीक है। किसके लिए डिसअपीयरेंस यूज करते हैं? रिएक्टेंट के लिए। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है हमारा क्या? आर, और हमें उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। बेटा एक बात बहुत अच्छे से सुनिएगा कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे रिएक्शन में, सभी के लिए जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा वो अलग अलग होगा। फिर से सुनिएगा, रिएक्शन में हर अलग अलग रिएक्टेंट के लिए उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। देखो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसमें एक ही रिएक्टेंट है आर, तो उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर बेटा? और रिएक्टेंट है तो माइनस लेंगे। पर एक बात, अगर रिएक्शन में कोफिशिएंट आता है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को निकालते समय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का हम लोग यूज नहीं करेंगे। और अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हम लोग उसमें तो यूज करते हैं, उसमें तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करते हैं। बस यही डिफरेंस है बेटा, यही डिफरेंस है किसमें? रेट ऑफ रिएक्शन में और इन दोनों में। जब ये निकालते हैं तो फॉर्मूला सेम है, बस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करते। पर रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते समय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करते।
कुछ लोगों को अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर इसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेंगे, आपके डाउट जीरो हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमें निकालना है क्या बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या बेटा, प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है पी, उसका रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। और प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, कोफिशिएंट होगा भी तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? कौन सा कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। आया नहीं आया? चलिए हम लोग एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं बेटा, फॉर ए जनरल रिएक्शन। एक कोई जनरल सी रिएक्शन है, और आप सभी को तो पता ही है जनरल सी रिएक्शन कौन सी होती है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। और इनके बेटा जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है। क्लियर है? अब आपको इसी रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के इन दोनों रिएक्टेंट के लिए पहले क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का फॉर्मूला, और इन दोनों प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस का फॉर्मूला, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा सभी के लिए सेम होती है, सभी के लिए, किसी भी रिएक्टेंट की हेल्प से निकाल सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट की हेल्प से। पर ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस हर रिएक्टेंट, हर प्रोडक्ट के लिए क्या होती है, अलग अलग। देखते हैं सर, चलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालते हैं। डिसअपीयरेंस बेटा किसके लिए यूज किया जाता है, सर रिएक्टेंट। बताओ कौन सा रिएक्टेंट ले लें, पहले ए रिएक्टेंट ले लो सर आप। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे निकालोगे बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। आया नहीं आया बेटा, रिएक्टेंट है तो माइनस में, पर कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने बोला था ये निकालते समय कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते। अगर आपको चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू दी गई और चेंज इन टाइम की वैल्यू दी गई तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं इसको। आप बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका बेटा, रिएक्टेंट बी का। अगर आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालेंगे तो बेटा कैसे निकालोगे, सेम तरीका है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। और क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लेंगे, कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल लो, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। क्लियर है? किसका बेटा, अपीयरेंस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कैसे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट है तो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? बिल्कुल। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका बेटा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, डी। कैसे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब सर आप एक बात बताइए, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालोगे। मैं इसको रफ कर दूं, यहां लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, नीचे शायद ना दिखे आपको। देखो बेटा ऊपर भी रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे नोट करते हैं, आर से। अब इसी रिएक्शन के लिए बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ए के टर्म में, बी के टर्म में, सी के टर्म में, डी के टर्म में, सब में इक्वल होता है, आप सभी को पता है। ए के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। बिल्कुल सर। रिएक्टेंट है तो क्या लेंगे, माइनस, और कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग इंक्लूड करते हैं। यही डिफरेंस होता है बेटा। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन, आर यहां पे बेटा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन की स्पीड निकाल रहे हैं। यहां पे हम ये निकाल रहे हैं कि ए कितनी रेट से गायब हो रहा है, बी कितनी रेट से गायब हो रहा है, सी कितनी रेट से बन रहा है, डी कितनी रेट से बन रहा है। यहां हम इंडिविजुअली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट निकालते हैं, यहां पे हम पूरी रिएक्शन की स्पीड निकाल रहे हैं, पूरी रिएक्शन की स्पीड निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो एक बात बताइए, बी के टर्म में बेटा बताओ क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, माइनस, रिएक्टेंट है तो माइनस होगा, कोफिशिएंट कहां जाएगा बेटा, अपॉन में। ऐसी सी के टर्म में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, और कोफिशिएंट है तो अपॉन में। ऐसी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम, और बेटा कोफिशिएंट है तो कहां, अपॉन में।
आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को? बहुत ध्यान से देखिएगा, आर बराबर -1/a ले लो। इतनी क्वांटिटी को बताओ बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिख सकते नहीं लिख सकते? सच बोलना, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रखे बोलो कि सर हमने सच लिखा है, सही लिखा है। अरे सर सही तो लिखा है, इतनी क्वांटिटी को तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोलते हैं। आ गया नहीं आ गया? तो कहने का मतलब है कि अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना हो तो दो तरीके हैं बेटा यहाँ पे। क्या? या तो आपको इन दोनों की वैल्यू गिवन हो तो आप निकाल सकते हो, या फिर आपको आर की वैल्यू गिवन हो तो क्या करोगे? आप कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकल आएगा। आ गया नहीं आ गया? दो तरीके हैं। क्या? पहला तरीका या तो इन दोनों की वैल्यू गिवन हो, दूसरा तरीका अगर आपको इतनी चीज निकालनी है तो कोफिशिएंट का रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम तरीका इसमें होगा, बताओ क्या होगा? 1/b इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। आ गया नहीं आ गया? आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना हो तो उसके लिए भी यही तरीका है, या तो इन दोनों की वैल्यू गिवन हो या कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो आर से। आर आपको पता होना चाहिए। दूसरा तरीका बेटा देखो यहाँ पे, ये इसके लिए क्या लिखोगे? 1/c इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अपीयरेंस ऑफ आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया। या तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना तो या तो ये दोनों वैल्यू गिवन होनी चाहिए, बिल्कुल निकाल लोगे, या फिर आपको कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो आर में तो भी निकल आएगा। आ गया नहीं आ गया? बहुत आसान है बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान। अगर एक बात बताओ, अगर इस रिएक्टेंट में कोफिशिएंट की वैल्यू सभी की 1 होती तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस होता, ये सब क्या होते? बराबर होते नहीं होते? होते नहीं होते सर, बिल्कुल। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया, कोई भी डाउट नहीं। आ गया? चलिए तो बताइए, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो हमेशा कोफिशिएंट को इंक्लूड करेगा। तो कोई भी रेट निकालना हो, सबसे पहले माइंड में एक बात बैठा लो, कोई भी रेट निकालना हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये तो लगाना ही लगाना है। अगर आपको सिर्फ किसी एक ही रिएक्टेंट का रेट निकालना है, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस, तो कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपको रिएक्शन का रेट निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा? हाँ बिल्कुल, कोफिशिएंट को इंक्लूड करोगे। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन कभी कभी आता है, सर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बेटा जिसका कंसंट्रेशन आपको गिवन हो वही फॉर्मूला लगाएंगे। आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया, कोई भी डाउट नहीं। अब बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन करने के बाद यकीन मानिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ओके बेटा, चलिए सर अब हम लोग आज के टॉपिक से रिलेटेड पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को रीड करना है और देखना है कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। फिर आपको यह देखना है कि हमें डिटरमाइन क्या करना है और फिर यह सोचना है कि उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गैस 4NO2 प्लस O2 गैस। चाहो तो आप रिएक्शन को बेटा दोबारा लिख सकते हो, 2N2O5 गैस, ठीक है बेटा, 4NO2 गैस और प्लस O2 गैस। क्लियर है सर? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस। NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, मैंने बोला था जो प्रोडक्ट के लिए जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं, अपीयरेंस, फॉर्मेशन, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन में जो गिवन है बेटा वो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। आप खुद बताओ बेटा इसका फॉर्मूला बेसिक क्या होता है? आप सभी को पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, और प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव। जब आप ये निकालते हो तो कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हो। और आपको इसकी वैल्यू बेटा कितनी दी गई? इसी की वैल्यू दी गई आपको कितनी? हाँ 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपको इतनी क्वांटिटी की वैल्यू, इतने टर्म की वैल्यू ये दी गई। क्लियर है?
या बोल दो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इतना दिया गया। निकालना क्या बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस बेटा किसके लिए यूज किया जाता है, रिएक्टेंट के लिए, और उन्होंने वही पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। क्लियर बेटा, फॉर्मूला बताइए क्या होगा इसका, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है, बिल्कुल। रिएक्टेंट है तो बेटा क्या होगा, माइनस, कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते। मैंने बोला था कि अगर आपको ये निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो इसके निकालने के दो तरीके थे। एक, आपको इसका चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी जाती और चेंज इन टाइम की वैल्यू दे दी जाती तो आप डायरेक्ट निकाल लेते। पर क्या आपको N2O5 का कहीं भी कंसंट्रेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कहीं भी टाइम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। टाइम इंटरवल भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब आप इसको कैसे निकल लेंगे, मैंने एक तरीका और बोला था। अब अगर इन दोनों की वैल्यू नहीं दी गई तो रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से, किसकी मदद से बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से। चलिए जरा ध्यान से देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप इन्हीं दोनों की जरूरत हमें तो इन्हीं दोनों के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए इसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट है माइनस और कोफिशिएंट कहां जाएगा, 1 अपॉन में। ठीक है बेटा, अगर NO के टर्म में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, और प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव और कोफिशिएंट 1/4। आया नहीं आया बेटा, एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है, इतनी क्वांटिटी। आप तभी निकाल सकते हो, एक कोफिशिएंट का आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, पर उसके लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू। तो पहले क्या करोगे, इसकी और इसकी मदद से आप R की वैल्यू निकाल लोगे। इसकी और इसकी मदद से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, R की। तो चलिए हम यहां पे साइड में सॉल्व कर देते हैं इसको। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। R बराबर 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। बिल्कुल बेटा, कोई डाउट नहीं है। आप देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, देखो गिवन है नहीं है, कितनी, 2.8 इंटू 10 की पावर -3। तो 1/4 इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -3। तो बेटा बताओ कितनी गिवन है आपको, 0.7 इंटू 10 की पावर -3। चाहो तो आप इसको 7 कर सकते हो, 7 इंटू 10 की पावर -4। यूनिट सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं। आया नहीं आया बेटा, तो R की वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू आ गई तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा बताओ, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको इसी की वैल्यू तो चाहिए, यही तो क्वेश्चन मार्क है, यही तो निकालना है, यही तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है। बिल्कुल, तो बताओ बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T माइनस इतना लिखोगे तो 2 कहां चला जाएगा, इस तरफ। मैंने जब इन दोनों को इक्वल लिया तो यही तो होगा बेटा, 2 को आप इस तरफ लेता है 2R। आया नहीं आया, इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, इसको आप ये लिखो या लिख दो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। इसी की वैल्यू तो हमें चाहिए। R की वैल्यू बेटा कितनी आई, 7 इंटू 10 की पावर -4। 2 7 जा 14 इंटू 10 की पावर -4। आप इसको 1.4 इंटू 10 की पावर -3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आंसर हमारा आ गया। यूनिट सेम होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी वैल्यू आ गई, N2O5 अपॉन डेल्टा T माइनस। आ गया नहीं आ गया, देखो अगर नहीं आ गया होगा तो क्वेश्चन को फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। देखो आपको एक रिएक्शन दी गई, आपको ये दो वैल्यू गिवन थी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 आपको निकालना था। हमने इसके फॉर्मूले से पता कर लिया कि हमें इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी, ठीक है। फिर हमें निकालना क्या था, इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब इसी को हम ये बोलते हैं, जो लिखा है इसी को ये बोलते हैं। तो सर हमने बोला कि ये इसकी वैल्यू हम निकाल सकते थे अगर हमें चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम देते, पर उन्होंने नहीं दिया तो हमें R की मदद लेनी पड़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो हमने क्या किया, पहले रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बनाया इसके टर्म में और इसके टर्म में, क्लियर है। और इन दोनों को बराबर रखा तो इससे हमें R की वैल्यू मिल गई। कैसे, 4 को इस तरफ ले गए, सॉरी 4 को कहीं नहीं ले गए, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, हमने यहां रख दी, 4 का डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया, R की वैल्यू आ गई। फिर हमने इन दोनों को बराबर ले लिया, इन दोनों को बराबर लिया, हमने कोफिशिएंट को इस तरफ पहुंचा दिया, तो बेटा क्या आ गया, 2 इंटू R की वैल्यू यहां रख के आंसर आ गया।
हमने आपको अगर याद हो, मैंने बोला था रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालना हो तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो आर से, डायरेक्ट निकल आता है। तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई तो तब करोगे आर से जब हमें आर की वैल्यू पता होगी। तो पहले आर हम लोगों ने निकाला। आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख ले। अब हम लोग इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके शायद और भी अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर बेटा? ओके सर। चलिए सर, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। बेटा अब बात आती है कि सर सेकंड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन लगाया है ना और जो अब हम लोग लगाने वाले, दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क है किसका? रिएक्शन का और वैल्यू का। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, और आप जब आपका सॉल्यूशन आ जाए आप मैच कीजिए कि आपका आंसर जो आया है वो एग्जैक्टली सेम है या गलत है। क्लियर है? जरा ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन है फॉर द गिवन रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव 2NH3 गैस। क्लियर है? रिएक्शन आपको दी गई तो चाहो तो रिएक्शन को एक बार फिर से लिख लो, अच्छा लगता है। क्या लगता है बेटा? अच्छा जैसे मान लो शादी में जाते हो तो शादी में नए नए कपड़े पहन के चले जाते हो तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। चप्पल पहन के भी चले जा सकते हो, शादी में जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, पर कैसा अच्छा लगेगा क्या? नहीं। जूते नए नए कपड़े पहन के जाते हो जिससे अच्छा लगता है। अच्छा लगने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में इस रिएक्शन को यहां लिख लेंगे तो हम सबको क्वेश्चन लगाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, आपको जो वैल्यू बेटा मैंने बोला था, जो वैल्यू आपको गिवन हुआ करे उसको सबसे पहले लिखा करो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, सबसे पहले बेटा इसका फॉर्मूला बताओ। बिल्कुल सर, NH3 क्या ये है? डेल्टा ऑफ NH3 मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 चेंज इन टाइम। कोफिशिएंट नहीं लिखते इसमें, और इसी की वैल्यू बेटा हमें दी रखी कितनी? 2 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वैल्यू दे रखी। इसकी वैल्यू कहो या फिर इतने की वैल्यू कहो, ये हमें वैल्यू गिवन है। आपको क्वेश्चन में निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखते हैं सर निकालना क्या है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या बेटा? हाइड्रोजन। क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। बहुत आसान है बेटा। देखो क्या है, हाइड्रोजन क्या है? रिएक्टेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। कोफिशिएंट को हम लोग लिखते नहीं है, इसकी वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना है। अब इसको निकालने के बेटा दो तरीके हैं। या तो आपको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 दिया रहे, मतलब कंसंट्रेशन आपको H2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 आपको गिवन होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और आपको यह टाइम गिवन होता तो डायरेक्ट यही वैल्यू रख के हम लोग आंसर निकाल लेते। पर क्योंकि इन दोनों की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो बेटा अब इसकी वैल्यू को और कहां से निकाल सकते हैं? मैंने बताया था आर से। आर की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए। क्या करेंगे? आर में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू निकल आएगी। पर हमारा पहला मकसद है आर की वैल्यू को निकालना। तो बेटा सबसे पहले क्या कीजिए, हमें दो चीजों का यूज करना है, इनका और इनका। इन्हीं दोनों की वैल्यू देगी तो इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग पहले क्या निकालेंगे? आर। पहले बताओ आर का फॉर्मूला मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला इसके टर्म में उसके टर्म में क्या होगा बताओ? 1/3 माइनस डेल्टा ऑफ H2 अपॉन डेल्टा ऑफ T। आया नहीं आया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट है तो माइनस, कोफिशिएंट हमेशा अपॉन में होता है। और NH3 के टर्म में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव और कोफिशिएंट कहां जाता है? अपॉन में। एक बात बताओ, आपको इतनी वैल्यू चाहिए, ये कब निकाल सकते हो? जब आप 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, उसके लिए आपको आर चाहिए। आर कैसे निकालोगे? आर और ये इक्वल है, बिल्कुल इनको अलग से साइड में लिख के आप आर की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। बेटा कैसे? आर बराबर माइनस का 1/2 डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा ऑफ T। क्या इनके कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है? नहीं, हमें डायरेक्ट इसी की वैल्यू गिवन है। माइनस किसने लिखा? नहीं, ठीक है, हमें डायरेक्ट इसी की वैल्यू गिवन है। इतनी टर्म की हमें वैल्यू गिवन है। कितनी? 2 × 10⁻⁻⁴। तो बेटा बताओ आ गया नहीं आ गया? क्या आ गया? 2 से 2 कट जाएगा, 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आया नहीं आया? यूनिट अभी लिखो ना लिखो, लिख दिया करो। पेपर में तो हर जगह यूनिट लिखा करो, अच्छा लगता है किसको? एग्जामिनर को।
और अच्छा तो लगना ही चाहिए। हम लोग सारे काम अच्छे लगने के लिए करते हैं। क्या तो सर कभी कभी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तब भी हम लोग पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं, पर ज्यादातर हम लोग वही काम करना चाहते हैं मन से जो काम हमें अच्छे लगते हैं। कुछ लोग मन से पढ़ते भी हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब बेटा हमें आर मिल गया, किसकी वैल्यू मिल गई हमें? आर की। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आप इन दोनों को बराबर ले लो। ले लिया सर। 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, 3r, क्या बचेगा? माइनस ऑफ डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। क्लियर है? माइनस ऑफ डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। इसी की तो वैल्यू चाहिए बेटा में, इसी की तो वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए? इसी की वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। रिएक्टेंट के लिए माइनस यूज करते, मैंने नहीं लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू 3r, और r की वैल्यू बेटा कितनी है? 10 की पावर -4 आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आगे इसकी वैल्यू, यही तो हमारा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। लिख दो चाहो तो ऐसे, रेट ऑफ, अपने शांति के लिए भी लिख सकते हो ऐसे। लो सर, लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होता है? माइनस का डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। और ये किसके बराबर होता है? ये आएगा इसके बराबर। यूनिट लिख दो। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, क्लियरली दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन बेटा क्या होता है? सॉल्व होता है। यूनिट वही है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, अच्छा इससे एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और आ सकता है, हम लोग उसको आगे भी डील करेंगे। ये वाला टॉपिक आसानी से पीछे आपका नहीं छोड़ेगा। अभी हम लोग आगे कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद भी हम इससे रिलेटेड रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन आ सकता? मान लो आपको ये वैल्यू गिवन ही ना हो, आपको कंसंट्रेशन गिवन हो किसी का, तो कंसंट्रेशन मान लो आपको किसी का भी गिवन हो, सबसे पहले क्या निकाल लेना? आर। और आर की मदद से आप किसी का भी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालना है, या तो उसके कंसंट्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाए, नहीं तो आपका मकसद होना चाहिए आर निकालो, और आर निकल गया तो आर की मदद से कोई का भी डिसअपीयरेंस और कोई का भी रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हैं। आया नहीं आया? चलिए सर, आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है बेटा रेट लॉ। क्या नाम है बेटा? रेट लॉ। चलिए